तो हम आज से एक सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे जिसका नाम होगा एडोब ड्रीमवीवर CS6। ठीक है, आप इसका CC वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं, एडोब क्रिएटिव क्लाउड के अंदर ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि VS कोड पे करना पसंद करते हैं। VS कोड भी एक एडिटर है, ऐसे ही जैसे हम यहाँ पर ड्रीमवीवर यूज़ कर रहे हैं, तो VS कोड भी एक एडिटर है। बट इशू ये है कि हमारे पास फिलहाल कोर्स में जो है ना वो ड्रीमवीवर CS6 है, तो हम ड्रीमवीवर को ही आगे लेके चलते हैं। सही है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है इस पे काम करना, इसमें काम करना ज़्यादा आसान है। VS कोड में शायद किसी को लगे कि थोड़ा बहुत मुश्किल है, ठीक है, लेकिन VS कोड में भी इवन काम करना इससे ज़्यादा लाइटर है वो, और उसमें काम करना इवन इससे ज़्यादा आसान है। लेकिन अभी इनिशियली आप लोग थोड़ा सा महसूस करेंगे कि आपको इसमें आसान लगेगा, वो आपको थोड़ा आगे चल के उसको भी यूज़ करेंगे तो वो आपको मुश्किल लगेगा। बहरहाल स्टार्ट कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं इसको। इसका मैं आपको सेटअप वगैरह मेरे पास क्लासरूम पर है, तो मैं वो प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब इसमें हमें ना एक HTML का डॉक्यूमेंट बनाना है। हमने कहा था हम HTML5 पढ़ रहे हैं, कहा था, ठीक है। तो हमें इसके अंदर एक HTML5 का डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। जब आपकी बार स्क्रीन ओपन हो जाए ना, तो आप Ctrl+N प्रेस करें, ठीक है। अभी डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पे HTML लिखी हुई आ रही है कहीं, कहाँ लिखी हुई आ रही है, किसमें लिखा हुआ है, कौन सा कोई सेक्शन है, नहीं वो पेज टाइप, ठीक है। तो पेज टाइप में भाई टाइम देख रहे हो, वालेकुम सलाम। सर कोशिश कीजिएगा कि नेक्स्ट क्लास में आप 8:30 9:30 से पहले पहले आ जाएं, ठीक है। बाकी सबको भी कह दीजिएगा 9:30 से पहले पहले आ जाओ, उसके बाद अब मैं क्लास में नहीं बैठाऊंगा। अच्छा यहाँ पे भी ना डिफरेंट डिफरेंट इसके पास टेम्पलेट्स हैं, ये देखो डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट्स यहाँ पे भी हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ इस पेज टाइप के अंदर से हम क्या करेंगे, HTML को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर HTML का वर्जन आ रहा है ये रहा, ठीक है। तो हम HTML5 को सिलेक्ट करेंगे और देन क्रिएट कर देंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था, लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि हमने डिफरेंट जो टेक्स्ट के टैग्स थे उनको यूज़ किया था, ठीक है। और आज हम यूज़ कर रहे होंगे कि CSS, बेसिकली आप लोगों ने CSS की बात की थी और मैंने भी बताया था कि CSS से हम किसी वेबसाइट को स्टाइल दे रहे होते हैं, तो हमें बेसिक मार्जिन पैडिंग्स और बेसिक जो फॉन्ट्स के स्टाइल होते हैं ना वो देखने के लिए ज़रा CSS की तरफ चलना है आज। तो CSS देख लेते हैं, ठीक है। CSS किस तरह से वर्क करती है, जाहिर है CSS टाइप करनी है तो CSS टाइप करने के लिए मुझे HTML भी यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, क्योंकि HTML की ही CSS लिखूंगा मैं। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट CSS लिखकर और फिर बस डॉक्यूमेंट बन के और घर चले गए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो टाइप कर लेते हैं जी। क्या लिखा हुआ है ये, सेव कर लेते हैं इस डॉक्यूमेंट को। अच्छा हमने कभी फोल्डर सेलेक्ट किया था, लेसन नंबर 2 वाला, यहाँ पे हमने सेव करना है ना आज का काम, तभी आज काम करेंगे, यहाँ से सेव करते जाएंगे। Web1 के नाम से, और इसको इम्प्लीमेंट करना है मुझे अब, यानी इसको प्रीव्यू करके देखना है, ठीक है। तो F12 प्रेस करूंगा मैं, और आपने देखा क्रोम के ऊपर क्या हो गया, इसका प्रीव्यू ओपन हो गया। कोई प्रॉब्लम आई, कोई भी इशू नहीं आया ना, मुझे जाके दोबारा से ओपन नहीं करना पड़ा, प्रॉपर्टीज चेंज नहीं करनी पड़ी, कुछ भी नहीं करना पड़ा। तो आप लोगों को भी यकीनन कुछ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन पहले इसके लिए एक सेटिंग होती है, इसमें थोड़ी सी चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। ये रही, और वो होती है यहाँ पे ब्राउजर की सेटिंग में आ जाए। यहाँ पे भी क्रोम सेलेक्ट हुआ है, F12 पे देखें डिफॉल्ट क्रोम सेलेक्ट हुआ है, और इसके अलावा और क्या था, क्या है ये, पता है इसको, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एग्जैक्टली, ठीक है। तो मैंने भी फिलहाल इसको हटा दिया था। मैंने क्या किया था, मैंने क्रोम को एज अ डिफॉल्ट ब्राउजर सेलेक्ट करके यहाँ पे चेक लगा दिया था, ठीक है। प्राइमरी क्रोम सेलेक्ट किया, प्राइमरी ब्राउजर चेक लगाया और ओके कर दिया, तो ये एज अ प्राइमरी ब्राउजर मेरे पास क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। अब जब भी मैं F12 प्रेस कर रहा होता हूँ तो ऑटोमेटिकली प्रीव्यू कहाँ पे शो कर देता है मुझे। अच्छा कोई से एग्जीक्यूशन नहीं का है, कोई से कंपाइलेशन नहीं का है, ये प्रीव्यू होता है, ठीक है। तो प्रीव्यू आ गया, एक आदत पैराग्राफ ही ले लेते हैं।
पता है नहीं, कुछ नया तो नहीं है। मर्जी है आपकी। आप जब वेबसाइट बना रही होंगी तब तो आपके पास जो क्लाइंट ने दिया होगा वो होगा ना। बट अभी तो मेरा कोई क्लाइंट नहीं है, अभी तो हम सिर्फ फॉर द सेक ऑफ लर्निंग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पैराग्राफ आ गया। ऐसे ही मल्टीपल पैराग्राफ्स ले लेते हैं। यही हेडिंग वन और पैराग्राफ जो है ना वो यहाँ पे यूज कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं इसको। और अगेन ठीक है, यहाँ तक मसला। तो कुछ बेसिक्स पैराग्राफ्स और हेडिंग्स हमने जो है ना यहाँ पर वो यूज कर ली है। अब आते हैं सीएसएस की तरफ इसकी। अच्छा, इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए फोर एंड देन फाइव। यहाँ तक मसला तो नहीं होगा? ठीक है, तो ये कितनी हेडिंग है जी? करेंगे करेंगे, अभी अभी करेंगे, आज ही करेंगे। यहाँ तक मसला। हमने हेडिंग्स को डिफरेंशिएट करने के लिए उनको ना अलग अलग वो दे दिए, आगे उनके टेक्स्ट डिफरेंट करके, और 1 2 3 की कैटेगरी में जना उसको सेट कर दिया। ज़रूरी नहीं है कि आप करें, आपकी वेबसाइट में तो हेडिंग्स डिफरेंट डिफरेंट होंगी, तो ज़ाहिर है आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास अभी हेडिंग सेम थी, मैं सिर्फ तो स्टडी की हम लोग उसमें पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब मुझे क्या करना है, मुझे सी एस एस अप्लाई करनी है। सबसे पहले तो सी एस एस की हम बात कर रहे थे। सी एस एस एक ऐसा फ्रेमवर्क है, ऐसी ऐसी ऐसा सिंटेक्स है जिसके थ्रू हम वेबसाइट को जो है ना स्टाइल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जितना भी उसका स्टाइलिंग का काम होगा वो क्या कौन करेगा? सी एस एस करेगी। ठीक है, और सी एस एस की फुल फॉर्म क्या होती है? और कोई? सी एस एस की फुल फॉर्म कैस्केडिंग स्टाइल शीट लिखे। सी एस एस की फुल फॉर्म होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। पेपर में आ सकता है ये क्वेश्चन। Full form of CSS is cascading style sheet. तो मार्क का टैग नहीं लगाएगी। ये देखो, अभी तुमने किसी को बताया तो नहीं है ना? यहाँ एपटेक में पढ़ रहे हो तुम? हैं? बस गुड, बताना भी मत। कैस्केडिंग स्टाइल शीट, बताना भी मत किसी को। थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट है अभी तक। ठीक है, और मेरा तो खास तौर पे मत बताना कि मुझसे पढ़ रहे हो। किसी भी और टीचर का नाम ले देना, किसी का भी रैंडमली। ठीक है, तो ये मार्क का टैग है। ठीक है, और हम मार्क का टैग यहाँ पे यूज करें किस लिए? अभी हमारे शहजादे से मार्क का टैग यूज नहीं हो रहा था तो इनको बताने के लिए। ठीक है, लग गया, यूज भी हो रहा है। ठीक, तो भाई हेडिंग अच्छी नहीं लग रही, और हेडिंग का स्टाइल वगैरह चेंज करना है, जैसे कि इन्होंने कहा कि भाई हेडिंग का लेट से फॉन्ट स्टाइल चेंज कर दें। अब हेडिंग का कोई फॉर एग्जांपल हेडिंग को सेंटर में लेकर आना है, मिसाल है फर्स्ट हेडिंग है और किसी भी पैराग्राफ की फर्स्ट हेडिंग है, कोई भी राइटिंग थी, कोई भी वेबसाइट के अंदर हम आर्टिकल टाइप का लिख रहे थे। ठीक है, होता है ना अक्सर वेबसाइट्स के अंदर हम एक पोर्शन बना देते हैं, उसमें हम कोई आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं और वो यूजर को शो करना चाह रहे हैं, तो वो जाहिर है हम उसमें हेडिंग वगैरह सेंटर में रखते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे? और उसके अलावा नहीं,
यूट्यूब से बनाए ना बेटा। हाँ नहीं, बिल्कुल टेक्स्ट अलाइन लेंगे। तो हमने क्या करना है, लेकिन टेक्स्ट अलाइन जो ये प्रॉपर्टी बता रहे हैं उससे होता क्या है कि वो जो हम वर्ड में पढ़ते थे, बेसिकली होता ये है कि हम जब भी अपने किसी टेक्स्ट को सेंटर में लेकर आ रहे होते हैं तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। जैसे हमने सीएसएस में वर्ड में हमने पढ़ा था कि टेक्स्ट की अलाइनमेंट सेंटर, लेफ्ट, राइट और जस्टिफाई होती थी। अच्छा, फिर इसके अलावा सेंटर का जो भी कोई टेक्स्ट है, ठीक है, उसका कोई फॉन्ट साइज भी होता था और फॉन्ट फैमिली या फॉन्ट स्टाइल्स भी आप वो कह सकते हो, वो भी होते थे। ठीक है, जैसे हमने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन किया, तो ऐसे यकीनन सीएसएस में इसके और भी स्टाइल्स होते होंगे, तो हमें वो भी चाहिए। ठीक है, अब वो भी चाहिए तो जाहिर है वो अप्लाई करने पड़ेंगे। वो हम सीएसएस के थ्रू अप्लाई करेंगे। सीएसएस के बारे में बात की कि सीएसएस एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हम वेबसाइट को स्टाइल जो देते हैं ना, वो किस तरह देते हैं वो डिफाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके अलावा सीएसएस लिखने के ना 3 वेज हैं, अल्टीमेटली 2 हैं, लेकिन हम 3 अंदाज में कर सकते हैं। ठीक है, एक तो इंटरनल और एक एक्सटर्नल, या कह लें इनलाइन और एक एक्सटर्नल। ठीक है, तो ये हो सकता है, या इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब लोग डिफरेंट काम करते हैं, या तो 2 कर देते हैं या तो 3 कर देते हैं। ठीक है, कुछ कहते हैं कि इनलाइन और एक्सटर्नल है, कुछ कहते हैं इनलाइन सॉरी एक्सटर्नल और इंटरनल है। ठीक है, बट 3 वेज हो सकते हैं मैक्सिमम ना, जो कि तीनों के तीनों हम ट्राई करेंगे पढ़ने के लिए। ठीक है, एक होता है इनलाइन, एक होता है इंटरनल सीएसएस, और एक होती है एक्सटर्नल सीएसएस। अच्छा, इनलाइन सीएसएस क्या होती है? इनलाइन सीएसएस वो सीएसएस होती है जिसमें हम एचटीएमएल के टैग के अंदर ही स्टाइल यूज करते हुए और वहीं पे हम सीएसएस अप्लाई कर दें। और इनलाइन सीएसएस क्या होती है? और इनलाइन सीएसएस होती है कि हम हेड के टैग में, आप लोग यहाँ पे हेड का टैग बना हुआ देख रहे होगे, हेड के टैग में हम क्या करें, सीएसएस अप्लाई कर लें। इंटरनल सीएसएस होती है जो कि हेड और बॉडी के टैग के दरमियान हम स्टाइल का टैग यूज करके सीएसएस टाइप करने शुरू करते हैं। अभी जो स्टाइल का टैग बोल रहा हूँ मैं वो भी करके दिखाऊंगा। और एक्सटर्नल क्या होती है कि हम एक अलग से फाइल बनाएं और उसमें काम करें। ठीक है, तो ऐसे करते हैं, पहले इनलाइन देखते हैं, और हेडिंग को मुझे सेंटर में करना है ना, तो अब देखिए इनलाइन सीएसएस कैसे काम करती है। यहाँ पे स्टाइल, और मैंने कहा टेक्स्ट अलाइन, सेंटर, ये इनलाइन सीएसएस अप्लाई हो गई और टेक्स्ट सेंटर में आ गया। यहाँ तक मसला। अच्छा, अब नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं, या इसी पैराग्राफ पे चलते हैं। इसी पैराग्राफ का सिनेरियो ये करेंगे कि इसमें भी ना इंटरनल इनलाइन सीएसएस अप्लाई कर देंगे और इसको जस्टिफाई कर देंगे। जस्टिफाई का मतलब तो पता ही होगा आप लोगों को, क्या होता है जस्टिफाई का मतलब? हो गया जस्टिफाई ये टेक्स्ट। जस्टिफाइड है ये टेक्स्ट। कौन कौन कह रहे हैं टेक्स्ट जस्टिफाइड है, और कौन कौन कह रहे हैं नहीं है? कोई तो राय दें। ये टेक्स्ट जस्टिफाइड है ताहिरा या नहीं है? वो तो मैंने थोड़ा सा टेक्स्ट ऐड कर दिया इसके अंदर, देखें चेंजेस, यहाँ देखें, यहाँ इतनी जल्दी खत्म हो गया, फिर ऐड इतना एंड तक जा रहा है, फिर नेक्स्ट वाला वर्ड इतना एंड तक जा रहा है, फिर ये वर्ड और जल्दी खत्म हो गया। ठीक है, और अगर अब यहीं पे यहाँ पर मैं बैटरी खत्म हो रही है, तो अभी क्या हुआ, आई नजर चेंजेस, तो ये चेंजेस हैं। ठीक है, और टेक्स्ट क्या हो गया हमारा, जस्टिफाइड फॉर्म में लिखा हुआ आ गया। अलाइनमेंट जो है ना वो उसकी जस्टिफाइड हो गई, और वो जस्टिफाइड इसलिए हो गई क्योंकि हमने उसको प्रॉपर्टी दी है जस्टिफिकेशन के लिए। ठीक है, चलिए जस्टिफाई कर दिया टेक्स्ट को। ठीक है, अच्छा इसके बाद अब जो सेकंड टेक्स्ट है ना, सेकंड वाली जो हेडिंग है,
उसमें मैंने कहा कि यार उसमें ना मैं कुछ डिफरेंट करता हूँ, और अब यहाँ पे मैं इंटरनल CSS टाइप करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। या मजीद इनलाइन, एक और इनलाइन का एक और भी स्टाइल होता है, तो मैं उसको भी ट्राई करता हूँ, ठीक है। एक और CSS भी कहते हैं, या CSS की इनलाइन वाली ही फॉर्म है, उसको एम्बेडेड CSS भी कहते हैं। इंटरनल, या इवन लोग कभी इंटरनल को भी एम्बेडेड कहते हैं और कभी इनलाइन को भी एम्बेडेड कहते हैं, ठीक है। तो एम्बेडेड CSS क्या होती है कि आप HTML में ही CSS टाइप करो, HTML के साथ ही HTML का जो डॉक्यूमेंट है उसी में आप CSS टाइप करो, तो उसको कहते हैं एम्बेडेड फॉर्म ऑफ CSS, यानी आप CSS को एम्बेड कर रहे हो, बेसिकली HTML है, इसके अंदर आप CSS को एम्बेड कर रहे हो, ठीक है। इसे कहते हैं एम्बेडेड फॉर्म ऑफ CSS, तो वो हम इंटरनल करते हैं, ठीक है। अच्छा, इनलाइन का एक और भी स्टाइल है। और वो कुछ इस तरह से कि उस पे जाने से पहले लेट से अगर मैं इस H1 की बात करूं, तो ये H1, इसको मैं कुछ स्टाइल देना चाह रहा हूँ, तो कैसे स्टाइल देंगे? दो तरीके हो सकते हैं। मुझे ना किसी स्टूडेंट को बुलाना है यहाँ पे क्लास में, और मैं बाहर से आया हूँ, ठीक है, और मैं आप लोगों को जानता नहीं हूँ, मैं कैसे बुलाऊंगा? इशारे, मतलब एक फॉर्मल वे में मुझे बुलाना है, ये थोड़ी कि हाँ तुम आ जाओ, ऐसे नहीं। मुझे पता कैसे चलेगा कि किसको बुला रहा हूँ? नहीं पता ना, नया नया आया हूँ मैं। ऐसे इशारे से नहीं बुलाना कि तुम आ जाओ, आप आ जाओ, तुम आ जाओ, आप में से कोई आ जाए, आप आ जाए, ऐसे नहीं बुलाना। जानता ही नहीं हूँ। हम्म। क्या पूछूंगा मैं? पहले मैं आप लोगों से नाम पूछूंगा ना आप लोगों के, फिर क्या होगा कि मुझे पता चल जाएगा, फिर लेट से मुझे इरसा को बुलाना है, तो मैं कहूंगा जी मुझे इरसा आप आ जाए, ठीक है। या मैं मुझे बुलाना है एहसन को, या मुझे तुम्हें बुलाना है, या मुझे आगे तुम्हारा नाम क्या है? हम्माद। मुझे हम्माद को बुलाना है, ठीक है। तो मैंने हम्माद को बुलाने नाम से, यार हम्माद आप इधर आओ, ठीक है। हम्माद आ जाएगा। भाई क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो ये? अपने कंप्यूटर में पढ़ लो, इसीलिए फेल हो गए हो, ठीक है। तो मुझे जिस स्टूडेंट को बुलाना होगा उसके नाम से बुलाऊंगा, ऐसे तो नहीं बुला सकता हाँ भाई तुम उठ के आ जाओ, नाम ही नहीं पता। वो मेरा इशारा, वहाँ पे दो तीन स्टूडेंट ऐसे एक साथ बैठे हैं, लेट से वो समझे कि मैं इस तरफ इशारा करूँ, बुलाना इसको चाह रहा हूँ अब्दुल्ला को, लेकिन हाथ मेरा इस तरह से कि मैं तुम्हें भी पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ठीक है। अब वो समझेगा कि मैं लेट से इस तरह अपनी फिंगर पॉइंट कर रहा हूँ, अब्दुल्ला समझेगा उसको बुला रहा हूँ, वो लड़का समझेगा उसको बुला रहा हूँ, ये समझेंगे इसको बुला रहा हूँ। तो ऐसे नहीं होगा, मैं नेम से कॉल करूंगा एग्जैक्टली कि मुझे शारिक को बुलाना है। शारिक नाम है ना तुम्हारा? मुझे शारिक को बुलाना है, मुझे अब्दुल्ला को बुलाना है, मुझे तुम्हारा नाम हुदैफा है, हुदैफा को बुलाना है, ठीक है। एग्जैक्टली नेम पॉइंट करूंगा। यहाँ पर भी ऐसे ही होता है, हम सेलेक्टर्स यूज करते हैं। पता है सेलेक्टर्स कौन होता है? पीसीबी के सेलेक्टर्स का नाम सुना होगा, जो किसी अच्छे क्रिकेटर को सेलेक्ट नहीं करते, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा ना, पीसीबी में सेलेक्टर्स होते हैं जो कभी किसी अच्छे क्रिकेटर को सेलेक्ट नहीं करते, वो कहते हैं तुम्हारी फिटनेस सही नहीं है, ठीक है। तो बट यहाँ पे HTML के सेलेक्टर्स अच्छे होते हैं, तो CSS के सेलेक्टर्स अच्छे होते हैं। अच्छा, होता क्या है कि ये सेलेक्टर्स तीन बेसिस पे काम करते हैं, यानी तीन तरह के होते हैं बेसिकली, आईडी, क्लास और एलिमेंट, ठीक है। अब आईडी वाले सेलेक्टर्स क्या करते हैं, वो कहते हैं आप किसी एलिमेंट को आईडी दो और हम उस आईडी के थ्रू उसको सेलेक्ट करके और उस पर CSS अप्लाई करेंगे। अच्छा, क्लास वाले सेलेक्टर्स के साथ हम क्या करते हैं, उसमें होता है कि आप किसी एलिमेंट को कोई क्लास अप्लाई करो, कोई क्लास उसको, उसकी बेसिकली कोई क्लास आप डिफाइन करो। अब उस क्लास को हम CSS प्रोवाइड करेंगे, CSS में यूज करते हुए, यानी उस क्लास का स्टाइल प्रोवाइड करेंगे हम उसको CSS में कॉल करते हुए, उसको मेंशन करते हुए। और आप किसी एलिमेंट की बात कर रहे हो, तो भाई आप किसी एलिमेंट को बेसिकली हमें किसी एलिमेंट का नाम दो, हम उसको जो है ना वो उसकी CSS टाइप करने में आपकी हेल्प करेंगे। कैसे होता है ये सब कुछ? लेट से H1 का मुझे स्टाइल लिखना है, और H1 के अंदर मुझे कोई कलर पास करना है, इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, फॉर एग्जांपल इसको मुझे इसकी अलाइनमेंट चेंज करके इसको मुझे राइट पे लेके जाना है, अभी लेफ्ट पर है। तो वो सब कुछ मैं सेलेक्टर्स के थ्रू करूंगा। सबसे पहले करते हैं आईडी के साथ, ठीक है। आईडी, और लेट से मैंने इसको कोई आईडी दे ली, माय हेडिंग टू, ये इसकी आईडी हो गई। अच्छा, आईडी कुछ ऐसी छोटी भी हो सकती है, MH2, ये आईडी हो गई, ठीक है।
और ये आईडी ना आप आइडेंटिफिकेशन के तौर पे यूज कर सकते हो। कोशिश करें कि हर एलिमेंट की आईडी डिफरेंट हो। अब मैंने कहा था कि हम एक और भी स्टाइल यूज कर रहे होते हैं इनलाइन का, कि वो हेड के टैग में हम क्या करते हैं, स्टाइल का टैग ओपन करते हैं और क्लोज कर देते हैं। तो वो कैसे होता है, वो ऐसे होता है। और मैं ये बात कर रहा था, स्टाइल का टैग ओपन किया और क्लोज कर दिया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं यहाँ पर, मुझे यहाँ पर मेंशन करना है किसको, आईडी को। तो कैसे मेंशन करेंगे, यहाँ पर हैश लिखते हैं। ठीक है, हैश आईडी का नाम, कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन क्लोज करेंगे। अच्छा, इन्हें पैरेंथेसिस भी कहते हैं, ब्रेसेस भी कहते हैं, बट अपना कॉन्सेप्ट खराब नहीं करें। नई नई चीजें सीखने के चक्कर में आप सब कुछ ना भूल जाएं, इसलिए फिलहाल इनको कर्ली ब्रैकेट सिखाएंगे। ठीक है, कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि नहीं अब आप एचटीएमएल पढ़ रहे हो, जरा अपने आप को स्टैंडर्ड अप्रूव करो और ये करो वो करो। कर्ली ब्रैकेट्स तैयार हो गए, कोई मसला नहीं है। ठीक है, चलो इसको मुझे कोई स्टाइल देना है। तो आपने देखा वो सीएसएस वाला जो स्टाइल, जिस इनलाइन स्टाइल में हम दे रहे थे, यहाँ पर भी ऐसे ही आ गया ना ये। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे इसको स्टाइल दे सकते हैं दायरा, ऐसे ही है अभी। ठीक है, उसको स्टाइल दे लेते हैं। लेट से मुझे इसको राइट पे लेकर आना था, तो टेक्स्ट अलाइन राइट। और फिर मुझे एक और भी काम करना था, एक अच्छा सा फॉन्ट स्टाइल दे लेते हैं इसको, फॉन्ट फैमिली। तो बहुत सारे फॉन्ट्स हैं यहाँ पर, लेकिन इनमें से कोई खास अच्छा नहीं है। ठीक है, देखते हैं F12। ये वाली हेडिंग से तो डिफरेंट लग रहा है ना, बहुत माइनर सा डिफरेंस होगा, लेकिन आप देखेंगे गौर से तो डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन मसला ये कि फॉन्ट्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। हम एक क्लास में फॉन्ट्स वगैरह देखेंगे, किस तरह से फॉन्ट्स हम बेसिकली यूजुअली गूगल फॉन्ट्स यूज़ करते हैं ज़्यादातर हम। ठीक है, तो वो गूगल फॉन्ट्स किस तरह यूज़ करेंगे उसको आगे चल के थोड़ा सा देखेंगे। सही है, वो आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है कोई। ये हो गया काम, फॉन्ट देख लिया हमने। फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है आपको, तो फॉन्ट साइज आप 50 कर लें। अब जो H1 इतनी बड़ी हेडिंग थी, उसको आप क्या कर सकते हैं, मजीद लार्ज कर सकते हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सही है, और क्या कर सकते हैं, कलर दे सकते हैं, कोई कलर दे दें आप इसको। ठीक है, तो कलर की प्रॉपर्टी सिंपल इस तरह से आ गई, और मैं कोई डार्क कलर देना चाह रहा हूँ इसको ना, कोई कलर आ गया। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अलाइनमेंट भी देख ली, क्लास कैसे दे, आईडी कैसे देनी है वो भी देख ली। इसी पैराग्राफ को भी क्लास दे लेते हैं, क्लास कैसे देते हैं तो वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, यही जो पैराग्राफ है ना हेडिंग का, इसको भी क्लास दे लेते हैं। ये क्लास हो गई। ठीक है, ये सेकंड टाइप ऑफ सेलेक्टर है, और इस क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेट से पैरा टू। ठीक है, इसका नाम पैरा टू रख लिया, पैराग्राफ टू बेसिकली इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, अब इसको भी मेंशन करना है, तो इसको करेंगे डॉट के साथ मेंशन ना। आईडी को हमेशा कहीं लिख लें या याद कर लें, आईडी को हमेशा हैश के साथ हमने मेंशन करना है सीएसएस में, और क्लास को कैसे मेंशन करना है हमने, डॉट के साथ मेंशन करना है। ठीक है, तो इसकी भी कोई लाइन हाइट दे देते हैं, लिखें लिखें लिखें। क्या कह रहे हो, बिल्कुल। अब यहाँ पर क्योंकि हम एक अलग क्लास को दे रहे हैं, तो उसकी टेरिटरी के अंदर ये कह लो कि उसका एक स्कोप बनेगा। ठीक है, और उसके स्कोप के अंदर हमने स्टाइल देना है, ये नहीं कह लो कि मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज को देना है ना, तो कर्ली ब्रैकेट सिर्फ उसी क्लास के अराउंड होना चाहिए। ठीक है, और इसको दे लेते हैं कोई, कितना दे रहे हैं ताकि डिफरेंस पता चले। लाइन हाइट का मतलब समझ गए होंगे शायद,
हम्म लिख लें हमेशा कि आईडी को, हमेशा याद रखिएगा आईडी को हमेशा हम हैश के साथ रेफर करेंगे, और क्लास को हमेशा हम किसके साथ रेफर करेंगे, डॉट के साथ, या जैसे पॉइंट कह रहे हो, लेकिन डॉट याद रखो, डॉट बहुत आगे काम आएगा। ये जो डॉट है ना, ये प्रोग्रामिंग में आप लोगों के बहुत काम आएगा। डॉट क्लास, डॉट का मतलब क्लास, हैश का मतलब आईडी, लिख दें ऐसे ही लिख लें, हैश का मतलब आईडी और डॉट का मतलब क्लास, आपको याद रहेगा। और कोशिश किया करें कि इंग्लिश उर्दू में लिखने के बजाय, जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं ना अपने फोन में, जिस लैंग्वेज में हम फोन में बात कर रहे होते हैं आपस में, तुम कहाँ हो, क्लास में हूँ, ठीक है, लेट आ रहे हो, अच्छा ऐसा करना कि ना मैं भी आज नहीं सेंटर जा रहा, तुम भी छुट्टी कर लो, ठीक है, जैसे तुम लोग आपस में मैसेज करते हो कि एक दूसरे को कि यार छुट्टी करते हैं, आज नहीं जाते, ठीक है। तो नॉर्मल उस लैंग्वेज में लिखा करें, इससे फायदा ये होता है कि आपको वो चीज़ याद करने में आसानी होती है, आपके जहन में रह जाती है वो बात। डॉट क्लास के लिए यूज होता है, और हैश जो है वो आईडी के लिए यूज होता है। या लिखते हैं हमेशा कि भाई लेट से इस तरह भी लिख सकते हैं कि आईडी को हमेशा हैश के साथ रेफर करेंगे, और क्लास को हमेशा डॉट के साथ रेफर करेंगे। डॉट के साथ, डॉट को हमेशा, या लेट से आईडी को हमेशा हैश के साथ रेफर करेंगे, आईडी को हमेशा हैश के साथ रेफर करेंगे, और क्लास को हमेशा डॉट के साथ रेफर करेंगे। नहीं, जरूरी नहीं है। मसला नहीं है कोई। अच्छा फिर मैं काम करते जा रहा था, लेकिन ना दिस इज हेडिंग टू लिखा हुआ है, इसका जो इज है ना, मैंने कहा यार इसको डिफरेंट स्टाइल देना है, कलर चेंज कर देना है, या इसका फॉन्ट साइज कम कर देना है, या इसकी फॉन्ट फैमिली चेंज कर देनी है, या वट एवर कुछ भी और। तो आप लोगों को कोई सोल्यूशन पता है इसका? ऐसे ही सोचें, क्या पता कुछ अंदाजा हो जाए। दिस इज हेडिंग टू, जो हमारी हेडिंग है, ये अच्छी फॉर्मेट हुई हुई है, रेड कलर से आई हुई है, राइट साइड पे भी अलाइनमेंट हुई है, मतलब टेक्स्ट अलाइनमेंट भी सीख लिया हमने इसमें, कलर देना भी सीख लिया, फॉन्ट साइज भी इंक्रीज करना सीख लिया, फॉन्ट फैमिली भी इंक्रीज कर अप्लाई करना देख ली, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मुझे ना इसका जो इज है, वर्ड इज जो है, इसको इसका स्टाइल चेंज करना है, इसका कलर चेंज कर देना है, इसका साइज मुझे छोटा कर देना है मजीद। कैसे होगा? क्या हो जाएगा? तो पूरी हेडिंग पे नहीं करना। नहीं बेटा, सिर्फ मुझे इस पे लगाना है, इस पे क्या करोगे, वो तो पूरे एक टैग के अंदर है ना H1 के, सिर्फ इस पे लगाना है भाई। कोई सोचे, आप लोग को बता सकते हैं? तुम अपनी, अभी तक आप लोगों ने जितना पढ़ा है ना, उसमें से क्या सोल्यूशन बनता है इसका? लेकिन मसला ये है, मैंने जो हेडिंग है ना, उसकी एक आईडी या उसकी क्लास दी थी, और उस आईडी या क्लास के ऊपर मैंने फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, हेडिंग का साइज जो सब अप्लाई किया हुआ है, पूरी हेडिंग पे अप्लाई होगा वो, जो कुछ भी उस एलिमेंट के अंदर होगा। लेट से H1 है, अब H1 को मैंने अगर क्लास दी हो, तो इस H1 के दरमियान जो भी हेडिंग होगी ना, वो एक स्टाइल में होगी। अब तुम इसको कैसे बीच में से पर्टिकुलर करोगे अपने लिए? स्पैन का टैग अभी कुछ डिस्कस किया था आपको कि हम स्पैन का टैग देखेंगे, ठीक है। तो ये हेडिंग 2 है, और हेडिंग 2 के अंदर आते हैं, तो यहाँ पे एक टैग यूज करते हैं, स्पैन। चले अभी देख लेते हैं क्या डिफरेंस है। डिफरेंस तो कोई भी नहीं आया। चलो 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 चलो, लेट्स सी। क्लास दे लें, क्लास दे लें इसको, ठीक है। तो ये हेडिंग के अंदर वाला ये है, इसको इनर इसके नाम से हमने क्लास दे ली, ताकि बाद में, अच्छा क्लास के नाम ऐसे दीजिएगा कि आप लोगों को बाद में याद भी रहे। और
इसका कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ ना, तो हो गया सही। अब मुझे बीच में किसी वर्ड को चेंज करना था, तो आप बीच में स्पैन का टैग यूज करके कर सकते हैं। लेकिन फिर एक बात और भी ध्यान में आनी चाहिए आप लोगों के, कोई कोई क्वेश्चन आ रहा है बात इस सबको देखकर ध्यान में, किसी के ध्यान में कोई भी क्वेश्चन, मैं चाह रहा हूँ कोई क्वेश्चन आए। हम ये काम पैराग्राफ में भी तो कर सकते थे, दोबारा H1 का टैग लगाते और उसमें H1 के टैग को एक क्लास देते और उसमें डिफरेंट काम कर लेते। स्पैन का टैग ही क्यों? क्योंकि स्पैन का टैग ही यूज किया जाता है स्टैंडर्ड, जब हम इस तरह कोई काम कर रहे होते हैं, एक टैग कंटिन्यू चल रहा है H1 का, उसके अंदर दोबारा H1 का टैग तो यूज करूंगा नहीं, स्पैन का टैग यूज करूंगा। इसके अलावा स्पैन का टैग स्पेसिस के लिए भी यूज किया जा रहा होता है, यानी अगर आप स्पैन यूज कर रहे हो तो स्पेसिस के लिए भी स्पैन को हम यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, सही, यहाँ तक मसला। स्पेसिस के लिए, स्पेसिस जो है ना वो भी जनरेट कर रहे होते हैं हम, ठीक है। और चलें, ये भी हो गया यहाँ तक। अच्छा, फिर इसके अलावा आगे लाइन हाइट देखी हमने। लाइन हाइट से क्या हुआ, पैराग्राफ के बिटवीन जो लाइंस थी सारी, उनके दरमियान क्या आ गई, स्पेस। तो लाइन हाइट से क्या होता है, आपकी जो वर्टिकल हाइट है ना टेक्स्ट की, वर्टिकल जो स्पेस है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे हेडिंग 3 और हेडिंग 4 है। अब इनमें थोड़ा सा देखते हैं। हेडिंग 3 को कोई क्लास या आईडी देते हैं और फिर चलते हैं आगे। अब असल में हमारा मेन जो है ना वो काम शुरू होता है CSS का, और यहाँ पर अगेन कोई क्लास दे देता हूँ ना। वालेकुम सलाम। यार टाइम देख रहे हो, 10 बज चुके हैं। ठीक है, तो क्लास ले ली कोई हमने, और क्लास कोई भी रख लें, लेट से एच, हेडिंग 3 है ना, तो इसको H3 कर लें, ठीक है, या हेड 3 कर लें। और अब इसको मैं एक और कलर दे रहा हूँ, और वो है बैकग्राउंड कलर। अच्छा बताएं, अगर मैं इस हेडिंग को कोई बैकग्राउंड कलर दूंगा, हेडिंग नंबर 3 को, तो वो बैकग्राउंड कलर कितनी जगह अप्लाई होगा, हेडिंग 3 में अप्लाई हो जाएगा, यानी स्टार्ट होगा। अच्छा, अभी हुदैफा तुम चुप रहना, ठीक है, सब लोग मुझे बताएं, T से स्टार्ट होगा और 3 पे एंड हो जाएगा, पक्का? अभी बता सकते हैं, टाइम है। हेडिंग का बैकग्राउंड कलर चेंज करूँ ना मैं, तो हेडिंग के बैकग्राउंड का कलर चेंज होना चाहिए, यानी T से स्टार्ट हो और 3 पे एंड हो जाए। जी, हेडिंग 3 की क्लास यूज कर रहा हूँ, तो सिर्फ हेडिंग 3 जो है, मेरी पूरी हेडिंग 3 जो कि ये है, यही है ना हेडिंग 3, इसी को मैंने क्लास दी हेड 3 के नाम से। तो जैसे ये सिलेक्शन हुई है, इसी के पीछे ऐसे जैसे भी ब्लू हुआ है, ऐसे ही कोई पीछे कलर आ जाएगा। क्या कहते हैं आप लोग, चलो देखते हैं। यस तो कहते हैं, लेकिन पता नहीं है अभी। और ठीक है, अभी तो पढ़ने ही आया है, कोई मसला थोड़ी है, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ जानबूझ के। ठीक है, नहीं हुआ, ये पूरी लाइन में आ गया। अगर आप किसी भी एलिमेंट को कोई विड्थ नहीं देते ना बाय डिफॉल्ट, तो उसकी विड्थ बाय डिफॉल्ट कितनी होती है, 100% मैक्सिमम। ठीक है, कोई चीज मैक्सिमम कितनी होती है, जब उसको आप लोग कितना एरिया दे दो, 100%। लेट से हम कहें कि भाई कोई स्टूडेंट जब तक खामोश नहीं रहेगा, जब तक आप उसको कहोगे नहीं कि खामोश रहे, लेट से, सही है। अच्छा, इसके अलावा एक बात हम ये कहें कि हेडिंग की अगर हमने मिसाल ली, आप लोग खुद देख रहे हो, मैं एक के बाद एक हेडिंग देख रहा हूँ, मैं ये नहीं बता रहा BR देना है नहीं देना, क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन टैग्स आपस में क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के नीचे आते जा रहे हैं, बराबर में आते जा रहे हैं। हालांकि मैं तो टैग्स आपके साथ चलेंगे लें, और डिफरेंट, इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ। मैं हेडिंग के टैग के बराबर में ना पैकेट पी, जो पी का टैग वो है क्या कहते हैं टैग, ठीक है, पैराग्राफ का जो टैग है वो स्टार्ट कर देता हूँ। ये हेडिंग 3 थी,
तो यहाँ से ऐसे लेकर अभी देखते हैं क्या पैराग्राफ बराबर से शुरू हो गया हेडिंग के? नहीं, नीचे से शुरू हो रहा है अभी भी हेडिंग 3 के। क्यों? जब तक हम स्पेसिफाई नहीं करते ना तब तक हमारे तमाम एलिमेंट्स की विड्थ क्या रहती है बाय डिफॉल्ट? तो क्योंकि हेडिंग 3 की विड्थ थी 100% थी पूरी यहाँ तक, तो ये खत्म होगा तो ये पैराग्राफ स्टार्ट होगा ना, ऐसे ही है। तो फिर ऑटोमेटिकली ये पैराग्राफ नीचे से स्टार्ट होना है लाजमन। ठीक है, यही वजह है जो अब तक हम लोग आप लोग नोट करते हो कि हम लोग क्या कर रहे होते हैं, एक दूसरे के नीचे टैग्स को देख रहे हैं। सही है, तो वो इसी वजह से आते हैं। अच्छा, और अब मुझे ना हेडिंग 3 ऊपर वाले टेक्स्ट से जरा नीचे लेके जानी है, और एक तो सेंटर में भी लाना है, तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। टेक्स्ट अलाइन हेडिंग है ना, तो हेडिंग सेंटर में ज्यादा अच्छी लगती है। ठीक है, तो हेडिंग सेंटर में आ गई। अब फॉन्ट साइज बढ़ाना है नहीं बढ़ाना तो वो भी आप पे डिपेंड करता है, चाहे तो बढ़ा सकते हैं इसका भी। तो हमें हेडिंग की विड्थ सेट करनी पड़ेगी। एक विड्थ सेट करेंगे, बताते हैं। ठीक है, जैसे कि काम कर आएगा। ठीक, क्या यार काम, अब ये देखो, ये अंदाजा होता है तुम्हें, जितना ज्यादा तुम काम करते रहोगे, जितना ट्राई करते रहेंगे उतना उस तरह से अंदाजा हुई है। अभी मैंने 20% कर दिया। 50% करते हैं आप इसे। अगेन 20% कर दें तो ये खुद से आ गया। और ये 20% पे भी नहीं है, उससे कम पे सेट होना है, ये तकरीबन 18% पे जाएगा। दोबारा कनेक्ट कर लें। दोबारा कनेक्ट कर लें आप भी। थोड़ा लॉकडाउन लग रहा है। पता नहीं यार जी, बंद नहीं हो रहा है। अच्छी बात है, गुड। दोबारा कनेक्ट कर लें डिस्कनेक्ट करके। डिस्कनेक्ट भी नहीं हो रहा। आपस पीएम से कनेक्ट करना है। हाँ, 23 पासवर्ड होगा। मैंने टास्क मैनेजर से जाके टास्क एंड कर दिया था। टास्क मैनेजर हमारी टास्क परफॉर्म कर रहा होता है, जो करंट विंडो खुली हुई होती है उसकी। डिस्प्ले सबके पास आ रहा है, तो हमने 20% दे दिया, और इत्तेफाक से हुआ ये कि हेडिंग जो है 20% में सही नजर आ रही है। ठीक है, इवन इस केस में ना 20% भी नहीं, इससे कम देनी चाहिए, तकरीबन भी यहाँ पर 18% की नीड है। ठीक है, अब वो ऐसे नहीं आता कि आप लोग आज फर्स्ट क्लास के अंदर देख के समझ जाए। सेंटर में करना नहीं है ना, क्योंकि हमने सेंटर में रखा नहीं है, इसलिए क्योंकि हमने टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है ना हमने वो सेट किया। और टेक्स्ट अलाइनमेंट बताता हूँ,
भाई सिस्टम यहाँ पर है ना, तो आप क्यों बैठा हो? मार्केट मिल गया भाई। तो ये हमारे एलिमेंट है हेडिंग का, ठीक है। हमने इसके अंदर हेडिंग टाइप की और टेक्स्ट अलाइन सेंटर प्रॉपर्टी दे ली ना, कि सीएसएस भी चाहे तो लिख लें। अच्छा, राइटिंग ऐसी भी बर्दाश्त कीजिएगा। यहाँ तक मसला देखें, ऐसे ही है, आपको नजर आ रहा था थोड़ी देर पहले तक डिस्प्ले। जब टेक्स्ट लाइन सेंटर किया हुआ था, ठीक है, तो हेडिंग सेंटर में थी। उसके बाद आप में से किसी ने पूछा कि भाई ये, और ये मैंने पूछा कि आप लोगों के ध्यान में ये ख्याल नहीं आया कि हम पैराग्राफ क्यों वर्ड बाद में नहीं आता। तो मैंने बताया कि भाई क्योंकि हमारा जो पूरा एलिमेंट होता है ना, वो एक फुल विड्थ एलिमेंट होता है। बाय डिफॉल्ट हर एलिमेंट, बाय डिफॉल्ट हर एलिमेंट की विड्थ कितनी होती है? मैक्सिमम यानी 100%। तो फिर हमने क्या किया, ऐसे ही विड्थ क्या कर दी, विड्थ 100%, यानी तो फिर एलिमेंट ऐसा नजर आ गया। तो डिफरेंस कोई नहीं हुआ। फिर मैंने कहा यार ऐसा करो कि मुझे अंदाजा है कि इसकी वेट ना, मतलब जाहिर है थोड़ा काम करके साथ अंदाजा हो गया जितना भी आज तक किया, कि तकरीबन 20% पे ये सेट हो जाएगा और सिर्फ हेडिंग 3 लिखा हुआ आ रहा होगा। एक्स्ट्रा जो ये एलिमेंट की स्पेस है ना, लेट्स से अगर ये जो बैकग्राउंड कलर वगैरह कॉल हुआ होता है यहाँ पर सारा, ठीक है, तो ये बैकग्राउंड कलर वगैरह सब कितने हिस्से में आ जाएगा, 20% के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, वेट 20% कर दी, ठीक है। उसका फायदा भी हो गया। फायदा क्या हुआ, फायदा हुआ ये, मैंने कहा तकरीबन 20% के अंदर मेरा एलिमेंट जो है कंप्लीट हो गया। यहाँ तक प्रॉब्लम, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, सेंटर से हट गया, क्यों? क्योंकि ये अपने एलिमेंट के तो अभी भी सेंटर में ही है ना, अपने एलिमेंट के अभी भी सेंटर में ही है ये, अपने एलिमेंट के अंदर सेंट्रलाइज। आप लोग देखो जरा डिस्प्ले पर, हेडिंग थी अपने एलिमेंट के सेंटर में। अगर मैं इसकी वेट कम करूंगा तो ये और कम हो जाएगा। मैं इसकी वेट बढ़ा देता हूँ 20 से, मैं इसको 40 कर देता हूँ। अभी भी जितनी उसकी वेट है उसके अंदर वो कहाँ है, अपने एलिमेंट के अंदर, तो वो अभी भी सेंटर में ही है। जब हम किसी चीज को टेक्स्ट अलाइन सेंटर करते हैं ना, तो वो अपने एलिमेंट के अंदर अंदर की जो टेरिटरी होती है उसके अंदर वो सेंटर में आ जाता है, ठीक है। एक होता है एलिमेंट, एक होता है एलिमेंट यानी आपका जो टैग है, यानी H1 की बाउंड्री, और एक खुद H1 होता है, यानी हेडिंग जो है ना वो इतनी सी है। हेडिंग तो इतनी सी थी, लेकिन क्योंकि H1 था तो उसने पूरा लेफ्ट से राइट तक अपने आप को कवर किया, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखा, अगर मैं यहाँ पे कलर ना भी दूं,
गया। और ये भी यहाँ से कलर करना सब कलर अभी नहीं भी दिया, तब भी क्या हेडिंग तब भी कहाँ पर है, और तब भी ये कहाँ से कहाँ तक का स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, पूरा 100% ऑक्यूपाई कर रहा है। आप ना भी लिखो ना वेट यहाँ पर कुछ, तो भी आप 20% के सेंटर में रहेगा ये। नहीं तो फॉन्ट साइज छोटा नहीं होगा। क्यों छोटा होगा? फॉन्ट साइज छोटा थोड़ी किया हमने तो अपने एलिमेंट की वेट छोटी की है, ठीक है। एक होती है एलिमेंट की बाउंड्री, ठीक है, और एक होती है इस हेडिंग के टेक्स्ट की बाउंड्री, जो कि अभी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाता हूँ। क्या बाउंड्री है इस टेक्स्ट की? टी से लेकर और 3 तक, ठीक है। जबकि एलिमेंट H1 की बाउंड्री कितनी है? 50% ऑफ द 50% ऑफ द स्क्रीन, ठीक है। स्क्रीन का 50% कैप्चर कर रहा है ना, देखो बिल्कुल सेंटर में एंड हो रहा होगा, है ना, ब्लू कलर जो है बिल्कुल सेंटर में एंड हो रहा है, 50% ऑफ द स्क्रीन जो है कैप्चर कर रहा है, सही है। तो ये सिनेरियो बनता है एलिमेंट्स की विड्थ का या उनके सारे सिनेरियो। अच्छा चले, अभी भी पैराग्राफ बराबर में नहीं आएगा इसके, आगे पैराग्राफ बराबर में नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तमाम एलिमेंट्स एक्सेप्ट फॉर्म के कुछ एलिमेंट्स के, तमाम एलिमेंट्स क्या होते हैं, एक दूसरे के नीचे आते हैं, ठीक है। नॉट आफ्टर वन, वन आफ्टर या आफ्टर, ये नहीं कह सकते कि वन आफ्टर वन का सीन है, नहीं, आप क्या करोगे, बिलो, हर एक एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट के नीचे आएगा, उसके बराबर में आगे सेट नहीं होगा, ठीक है। ये बात फाइनल, यानी याद रखने वाली बात है, ये बात फाइनल है। तो फिर हम उसके लिए सीखेंगे कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ तक प्रॉब्लम कोई? सब लोग देख लें भाई, फिलहाल समझने में, ताकि खुद कर सकें। यहाँ तक कोई बात आपको समझ में आ रही है कि भाई हाँ ये इशू है सबको? गूगल क्रोम पे अप्लाई हो रहा है ना, मतलब हाँ, मैं तो यहाँ पे काम कर रहा हूँ, इसको सेव किया मैंने और सिर्फ रिफ्रेश कर लिया, क्रोम को रिफ्रेश कर लेता हूँ बार बार, तो मेरा जो रिजल्ट है वो अपडेट हो जाता है, बस टेंशन ही नहीं है कोई, सही, प्रॉब्लम ही नहीं होगी कोई। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आप लोग को ये समझ में आ गया जी? क्या टेक्स्ट है ना सिंपल यार, जैसे ये फर्स्ट ये सारा टेक्स्ट ब्लैक हुआ हुआ है, जैसे ये ब्लैक हुआ हुआ है, जैसे तुम कुछ भी पेपर पे लिखते हो ब्लैक कलर की पेन से, तो ब्लैक लिखा हुआ आ रहा होता है यूजुअली, फिर तुम्हें उसको कोई सेट, यूजुअली हम नोट पैड पे लिखते हैं तो ब्लैक कलर से लिखा हुआ आता है, कंप्यूटर में जहां पे भी टाइप करते हो तो नॉर्मल टाइपिंग ब्लैक कलर से होती है, ऐसे ही ये ब्लैक कलर से लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, खत्म। तो इसकी मैं फिलहाल विड्थ को डिफाइन अभी नहीं कर रहा हूँ, विड्थ हम अभी नहीं समझेंगे, विड्थ हम आगे डेप्थ वगैरह को जब हम काम कर रहे होंगे तब समझेंगे, ठीक है। विड्थ को बिल्कुल भी अभी फिलहाल खाते में ना लाएं, इसको ऐसे ही समझें। अच्छा लेट से एक और चीज देखते हैं, हेडिंग नंबर 4 में आते हैं, और हेडिंग नंबर 4 में आके जरा मार्जिन को समझते हैं, मार्जिन को समझेंगे, फिर अभी वाला सेशन कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद अगले सेशन के अंदर हम उस पर आएंगे, लिस्ट वगैरह पर, मजीद सीएसएस में काम करेंगे उस पर भी। तो लेट से मैं हेडिंग में आया यहाँ पर, और ये रहा हेडिंग 4 है, ये हेड 4, मसला तो नहीं है इसमें, कोई मसला तो नहीं है किसी को? नाम कोई भी दे सकते हैं हम, हमारी मर्जी है ना नाम देना, तो डिपेंड्स ऑन अस। अच्छा वो मैंने एक एचटीएमएल लिखी, और इसको भी हम ना इंटरनल या एम्बेडेड एचटीएमएल कह सकते हैं, कि हमने हेड के टैग में क्या किया, स्टाइल का टैग ओपन क्लोज करके और उसमें काम अपना लिख दिया या उसमें टाइप कर दिया, ठीक है। अब लिस्ट के टाइम पे देखेंगे कि हम अलग से एचटीएमएल की वो कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर मैं क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर मैं कोई बैकग्राउंड कलर देना चाह रहा हूँ अगेन,
सही है, लेकिन टेक्स्ट को खास नजर नहीं आ रहा होगा। तो टेक्स्ट का कलर जो है वो, अच्छा ये जो कलर होता है ये फोरग्राउंड कलर होता है, जो एलिमेंट का कलर होगा ना, बैकग्राउंड कलर अलग कलर होगा और फोरग्राउंड कलर जो है ना उसमें आप जो एलिमेंट पे जैसे टेक्स्ट लिख रहे हो तो उसमें अप्लाई हो जाएगा वो, ठीक है। भाई ये कलर का कोड है, सही है। मुझे कोड याद नहीं है यार सारे, हाँ अगर आपको कोड याद है तो आप टाइप करो, आ जाएगा। अगर आपको भी याद है तो नहीं लिखा हुआ आएगा कलर, कलर लिख लो, डायरेक्ट रेड लिख लो तो आ जाएगा रेड कलर, ठीक है। और देखा आप लोगों ने, ये आ गया कलर, हेडिंग भी वाइट हो गई है। तो टेक्स्ट लाइन से एंटर कर देते हैं। बेटा पढ़ लो, इतना सोचा मत करो तुम, इतनी तुम्हारे सोचने की बातें नहीं है बिलाल, दिमाग दिमाग पलट जाएगा। पेपर क्लियर करो बस तुम, जो चीज होगी ना। हाँ हाँ हाँ, ये वाले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यार पूछने वाला नहीं है ना कि अगर कोड याद ना हो तो, जाहिर है कोड याद नहीं होगा तो कुछ देख कर ही लिखोगे ना, तो पूछने वाला कोई क्वेश्चन होगा। और वैसे भी जब कोड यहाँ मिल रहा है तो तुम्हें क्यों याद करना पड़ेगा, जब एक सॉफ्टवेयर तुम्हें फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। देखो तुम क्वेश्चन करो, लेकिन अल्टीमेटली आगे तुम्हें फिर ये जो तुम्हारे टेस्ट होते हैं ना वो भी क्लियर करने होते हैं। उस दिन तुम्हारी, ताने नहीं मार रहा, उस दिन देख रहा था मैं तुम किस तरह तफरी में लगे हुए थे, उस दिन पता चल रहा था मुझे तुम किस तरह तफरी में लगे हुए थे यहाँ सेंटर में। तो फेल तुम उस हरकत की वजह से हुए हो अपनी, क्योंकि तुम नॉन सीरियस एटीट्यूड दे रहे थे यहाँ पर, और पेपर में तुम सीरियस थे नहीं, तो जाहिर है होना था। ठीक है, 30 करते हैं। 30 नहीं, ज्यादा कर देते हैं, और 50 कर देते हैं। ठीक है, तो हेडिंग थोड़ी लार्ज हो गई। अच्छा अब इस हेडिंग को ना थोड़ा सा गैप देना चाह रहा हूँ मैं ऊपर वाले टेक्स्ट से, अभी भी थोड़े से बाय डिफॉल्ट कुछ गैप के साथ है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा और गैप हो जाए ऊपर वाली हेडिंग से। तो इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, मार्जिन टॉप की। किसकी यूज करते हैं? मार्जिन टॉप की, ठीक है, कर लेते हैं यूज। मार्जिन टॉप, और मैंने कहा 100, 100 पिक्सल्स का गैप दूंगा मैं ऊपर से, ठीक है। देखो गैप बढ़ा, ठीक है। अगर मार्जिन बॉटम देता तो क्या होता, नीचे वाले टेक्स्ट से इसका गैप क्या हो जाता, इंक्रीज हो जाता। अगर मार्जिन लेफ्ट देता, चलो मार्जिन लेफ्ट देते हैं, और तो लेफ्ट साइड से क्या हो, गैप बढ़ गया। लेकिन अभी आप देखो कि एलिमेंट नीचे नहीं आया है ना, उसकी विड्थ ऑटोमेटिकली क्या हो गई, एडजस्ट हो गई, और 100% का 100 पिक्सल का क्या हो गया, लेफ्ट साइड से गैप भी आ गया। अगर आप राइट से गैप देते 100 पिक्सल्स का तो क्या होता, मार्जिन राइट और 100%, 100 पिक्सल्स तो आ जाता। अच्छा ठीक है, यहाँ तक सेट हो गया। इतना ही मार्जिन राइट कर दो, जितना मार्जिन लेफ्ट दिया उतना ही मार्जिन राइट कर दो, आ जाएगा, फिर आ जाएगी। जो तुम चाह रहे हो ना, ये वाली हेडिंग को सेंटर में लाना, वो भी आ जाएगी। तुम जो चाह रहे हो ना, हम जो बात कर रहे थे वो भी आ जाएगी, अभी हम करते हैं, ठीक है। लेकिन तुम ऐसे भी कर सकते हो, सही। अच्छा इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक और भी कॉन्सेप्ट होता है, ये मार्जिन से हो गई ना, लाइट से मार्जिन टॉप हो गई, मार्जिन बॉटम हो गया, ठीक है। अभी जो नीचे पैराग्राफ है इसको भी कोई वैल्यू दे देते हैं, और इसको भी कोई क्लास दे लेते हैं, क्लास, और 4, नहीं पैराग्राफ नंबर 4 है ना, तो इसको पैरा 4 नाम दे देते हैं क्लास को, ठीक है। और सीएसएस में आकर इसका कोई स्टाइल टाइप कर लेते हैं यहाँ पर, बहुत सारी सीएसएस टाइप कर चुका हूँ, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बिल्कुल सब कुछ चला जाएगा। और बैकग्राउंड कलर दे दिया कोई, लेकिन रिकॉर्ड के आश्रय में ना बैठे, और नहीं कोई डार्क और कलर में दी।
बहुत ही बुरा लगेगा। अच्छा खैर, तो कोई ऐसे इस तरह का ब्लू कलर दे दिया मैंने, ठीक है, और डिफरेंस सिर्फ डिफरेंस बताना है। पैराग्राफ का कलर देखिए हो गया ब्लू। अब मुझे पैराग्राफ में मार्जिन अप्लाई करनी है, ठीक है। तो देखो मार्जिन कैसे अप्लाई होगी। मैं यहाँ पे इसको मार्जिन लेफ्ट नहीं दूंगा, सिर्फ मार्जिन दूंगा, मार्जिन। और नहीं, मार्जिन खुद से सेट कर रहे हैं फिलहाल ना, ताकि हमें अंदाजा तो देखो 200 पिक्सल थी तो क्या हुआ, 200 टॉप, 200 राइट, 200 राइट, 200 लेफ्ट और 200 बॉटम, चारों तरफ से इक्वल मार्जिन अप्लाई हो गई। अगर आप इसे कम करके 20 पे ले आओ तो क्या हो गया, लेफ्ट से 20, टॉप से 20, बॉटम से 20 और राइट से 20, 0 पे ले आओ तो मार्जिन 0। जी यार, डिपेंड करता है कि तुम्हारा एलिमेंट कितना कम साइज का है और उसको मार्जिन तुम्हें कितनी ज्यादा देनी है। तुम इसे 400 500 पे भी ले जा सकते हो, बट वो फिर बुरा लगने लगता है इसलिए। तो यूजुअली हम 200 300 पे मैक्सिमम रखते हैं, अगर किसी एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट को मार्जिन तुम्हें देनी है, ठीक है। लेट्स से मैं इसको 50 सेट कर देता हूँ, ताकि बाद में अगर हम पढ़ने के लिए भी सोचे तो याद रहे। अब एक तो ये हो गई मार्जिन, ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये जो एलिमेंट है ना, इसी के अंदर इसका जो टेक्स्ट है उससे स्पेस की बढ़ जाए। टेक्स्ट के अंदर यानी ये देखें फोन, ये नजर आ रहा है आपको, ये फोन नजर आ रहा है। ये अभी ना लेट्स सी यहाँ इसका जो प्रोटेक्टर है वो यहाँ से लेकर स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। देखो फिलहाल यहाँ पर इसका प्रोटेक्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है लेफ्ट से, और कहाँ पर एंड हो रहा है, यहाँ इधर राइट पर। मैं चाह रहा हूँ कि ये प्रोटेक्टर इस बाउंड्री से ना लगे और ये यहाँ से स्टार्ट हो और यहाँ पर एंड हो जाए, तो मैं इसको पैडिंग दूंगा, ठीक है। मैं प्रोटेक्टर को पैडिंग दूंगा तो क्या होगा, ये अपनी बाउंड्रीज को इंक्रीज नहीं करेगा, अंदर ही इसके अपने आप को क्या कर लेगा, बाउंड्रीज से अंदर वाले एलिमेंट का गैप बढ़ा देगा। यानी ये पैडिंग ऐसे होती है, ये बाउंड्री एलिमेंट की और ये हमारी हेडिंग है। नहीं है भाई, ठीक है। तो लेट्स से ये हेडिंग आ गई हमारी, और इस हेडिंग का गैप अपने बॉर्डर से बढ़ाने को क्या कहते हैं, पैडिंग, ठीक है। तो लेट्स से हमारा ये पैराग्राफ है ना, इसमें अप्लाई करके देखते हैं इसको, सही है। नहीं पेंट नहीं है कि मेरे हाथ खराब हो जाए। यहाँ पैडिंग अप्लाई करके देखते हैं, और पैडिंग और 50 पिक्सल्स। ये जो हंस रहे हैं मैं बाद में बताऊंगा नहीं फिर भाई। तो अभी देखो क्या हुआ, टेक्स्ट तो सही था, लेकिन क्या हुआ, जो एलिमेंट के बॉर्डर थे वो भी ठीक थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, अपने अंदर ही अपना जो टेक्स्ट है ना उससे मार्जिन क्या कर दिया, अपना क्या कर दिया, उसे इंक्रीज कर दिया, ठीक है। यानी ये जो टेक्स्ट है इसने अपनी जो ये बॉर्डर लाइन है ना, एलिमेंट की बॉर्डर लाइन कौन सी है, ये वाली, इसने अपने जो हेडिंग की बॉर्डर लाइन है वो ये वाली है, ये यहाँ पर ये लिखा हुआ ये आ गई, ठीक है। ये इन्होंने क्या किया, एलिमेंट की बॉर्डर लाइन से अपना जो रियल टेक्स्ट है, ओरिजिनल जो टेक्स्ट है उसकी बॉर्डर लाइन का क्या कर दिया, यानी उनका जो स्पेस है वो इंक्रीज कर दिया, इसे पैडिंग कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक प्रॉब्लम। अब पैडिंग भी हम डिफरेंट प्लेसेस पे यूज कर रहे होते हैं, कहीं मार्जिन कहीं पैडिंग, तो वो डिपेंड करता है कि आपकी नीड कैसी है, पैडिंग आप यूज कर सकते हैं। यहाँ तक मसला कोई, पैडिंग टॉप देना है आपको तो आप सिर्फ पैडिंग टॉप दे लें। पैडिंग टॉप, तो टॉप से पैडिंग बढ़ जाएगी, लेफ्ट देता तो क्या होता, लेफ्ट से बढ़ जाती, बॉटम देता तो राइट देता तो, और टॉप तो हम टॉप से भी बढ़ा के देख लिए, ठीक है। तो ये पैडिंग्स और मार्जिन इस तरह से काम करती है। पैडिंग्स और मार्जिन में डिफरेंस ये है, मार्जिन क्या करती है, पूरा एलिमेंट ही उठा के नीचे ले जाएगी। अगर आप मार्जिन टॉप दोगे तो पूरा एलिमेंट ही उठ के नीचे चला जाएगा,
लेकिन अगर आप पैडिंग टॉप दोगे तो क्या होगा, एलिमेंट तो वहीं पे रहेगा, उसके अंदर का जो टेक्स्ट है ना वो अंदर ही अंदर क्या होगा, अपना गैप जो है ना टॉप से स्टार्ट कर देगा, अपने एलिमेंट के बॉर्डर से अपना गैप जो है वो इंक्रीज कर देगा, अपने आपको जो है ना वो थोड़ा सा स्पेस के साथ दिखेगा। जी कोई पूछ रहा था कुछ? अब वो नीड होती है, तो जब तुम्हारी नीड होगी मार्जिन की तो तुम मार्जिन यूज करोगे। कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं कि जब हम, नहीं नहीं पैडिंग ही यूज करनी होगी, जब आपको पैडिंग यूज करनी है तो पैडिंग यूज करोगे। दो अलग अलग ऑप्शन है, कभी नीड होती है मार्जिन की, कभी नीड होती है, कभी ऐसा तुमने देखा होगा कि एक ऐसा सेक्शन बना हुआ है और उस सेक्शन के अंदर जो टेक्स्ट है थोड़े से गैप से लिखा हुआ है अंदर, ठीक है, तो यूजुअली उन्होंने ऐसे ही पैडिंग देकर लिखा हुआ होता है। अब वो रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है कि तुम मार्जिन यूज करोगे या पैडिंग। आगे हम डिव्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसमें ये काम आएगा बहुत ज्यादा, तो उसके लिए जरा अभी वेट करो, उसमें तुम्हें समझ में आएगा कि मार्जिन और पैडिंग का क्या सिनेरियो बन रहा है। ठीक है, अभी यहीं तक रखते हैं, अब फिर नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे। तो रोकते हैं।